दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के 1000 प्लस महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जिसमें हम भारतीय इतिहास के सभी खंडों, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के साथ साथ इतिहास विषय से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मार्गदर्शन वन लाइनर भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न एक वीडियो में। सबसे पहले हम इसमें प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरू करेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है सैंधव सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता में जो प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल हैं, उसमें केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ये हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। अगला है दोस्तों, बृहद स्नानागार के उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। सबसे पहले जॉन मार्शल ने बृहद स्नानागार की खोज की थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, तो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल। अगला है कि सैंधव सभ्यता के अंतर्गत केवल कालीबंगा, जो कालीबंगा स्थल है, वहाँ से ही नक्काशीदार ईंटों के प्रयुक्त होने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अगला है देखिए, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं और इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों गुजरात में स्थित रंगपुर और रोजड़ी ये सैंधव सभ्यता की उत्तरोत्तर अवस्था का नेतृत्व करते हैं। तो देखिए, गुजरात में रंगपुर और रोजड़ी सैंधव सभ्यता के उत्तरोत्तर अवस्था का नेतृत्व करते हैं। अगला है बनवाली और कालीबंगा। देखिए, बनवाली और कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की दो अवस्था, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। सैंधव सभ्यता में जो प्रयुक्त ईंटें थीं मकानों के निर्माण में, उनका अनुपात 4, 2 और 1 का था, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4, 2 और 1 के अनुपात में था। दोस्तों पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है और मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत, लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ और सुरकोटजा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। जूते हुए खेतों के प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो दोस्तों जूते हुए खेतों के प्रथम साक्ष्य प्राक सैंधवकालीन पुरास्थल कालीबंगा से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं और सैंधव मोहरों में एक श्रृंगी सांड के उत्कीर्ण चीर्ण चित्र सर्वाधिक मिले हैं। तो सैंधव मोहरों में सबसे अधिक एक सींग वाले सांड के चित्र मिले हैं। अगला है दोस्तों, हड़प्पाकालीन पुरास्थलों में कालीबंगा और लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिए, कालीबंगा और लोथल हवन कुंड यानी अग्निवेदिका के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। दोस्तों मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था। कुछ नवीन हड़प्पाकालीन पुरास्थलों में खर्ची, कुनतासी और धौलावीरा का नाम आता है। दोस्तों सिंधुवासी जो थे वो बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे और पशुपति महादेव की पूजा किया करते थे। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है, तो देखिए ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरयूपिया कहा गया है। ऋग्वेद में राजा को गोप जनस्य, देखिए राजा को ऋग्वेद में गोप जनस्य यानी प्रजा का रक्षक कहा जाता था और पूरा भेदता यानी नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में बलहृत यानी बलि देने वाला शब्द का प्रयोग राजा के प्रति निष्ठा प्रदर्शन के लिए किया गया है।
उपस्थि और इभ्य, देखिए उपस्थि और इभ्य जो थे दोस्तों, ये राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे। तो देखिए दो हैं उपस्थि और इभ्य, ये ऋग्वैदिक काल में राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी और ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। दोस्तों ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। देखिए ऋग्वेद में मछली और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार और विश्व शब्द का प्रयोग 170 बार हुआ है। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वो पितृसत्तात्मक होता था और ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन जो था वो राजतंत्रात्मक होता था। दोस्तों ईरानी भाषा का ग्रंथ है अवेस्ता एजिंद, इसकी तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ पर आए? तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। अगला है कि पूर्व वैदिक कालीन महिलाएं सभा और विदथ में भाग लेती थीं। ऋग्वेद में एकमात्र धातु अयस का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। अगला है दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सैनिक कार्य का संचालन ब्रात, गढ़, ग्राम और सर्घ जैसी कबायली इकाइयां करती थीं और ऋग्वेद में देखिए गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और जमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। दोस्तों ऋग्वेद में आपने पढ़ा है कि सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना जाता था। अगला देखते हैं ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण फसल कौन थी? तो ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण फसल जौ और गेहूं थी। जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां त्रिक, कुद, कैंज और मैनाक थीं। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्म के अतिरिक्त विष्णु और शिव भी महत्वपूर्ण थे और याज्ञिक प्रक्रिया की जटिलता में वृद्धि के साथ ही यज्ञ में पुरोहितों का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा बदतर हुई थी। यहाँ पर देखिए भारत और पुरु कबीलों ने मिलकर कुरु वंश की स्थापना की थी। उत्तर वैदिक काल में विदध का अस्तित्व समाप्त हो गया था। और दोस्तों ये प्रश्न देखिए, अगला जो तथ्य है मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में किस वेद में वर्णित किया गया है? तो ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों वैदिक काल में व्यावसायिक संगठन के रूप में श्रेष्ठी, गण, गणपति जैसे संगठनों के प्रकाश में आने का उल्लेख मिलता है और राज्याभिषेक के समय राजा को राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाना होता था। इस यज्ञ को संपन्न कराने वाले पुरोहित को दान में 2,40,000 गायें दी जाती थीं। चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले जवालोपनिषद में मिलता है और पूर्व पुरुषों की पूजा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जनपदों की उत्पत्ति के विषय में उत्तर वैदिक काल में ही जानकारी मिलती है और राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में तंडुल और ब्रीह धान के लिए, इच्छु शब्द ईख यानी गन्ना के लिए प्रयुक्त होता था। शतपथ ब्राह्मण में अनेक उत्तर वैदिक कालीन विदुषी कन्याओं जैसे गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की सभी क्रियाओं जैसे कर्षण, वपन, लुनन और मृणन का उल्लेख मिलता है। दोस्तों 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख काठक संहिता में मिलता है और यजुर्वेद में दोस्तों हिरण्य यानी सोना, त्रपु यानी टिन, सीसा, आयस, लौह का विवरण प्राप्त होता है। धनी व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त जो क्षौम के वस्त्र का उल्लेख सबसे पहले मैत्रायणी संहिता में मिलता है और अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया था। अथर्ववेद में सामूहिक वाद विवाद के स्थल को नरिष्ठा कहा गया है, यानी जो सभा या समिति होता था जहाँ पे सामूहिक वाद विवाद होता था, अथर्ववेद में उस स्थल को नरिष्ठा कहा गया है। और उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल
चावल और गेहूं थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लाल रंग के मृदभांड सर्वाधिक प्रचलन में थे और पांचाल जो था उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों में था। भारत भूमि में बौद्ध धर्म जो है ये 12वीं शताब्दी तक विलुप्त हो गया। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत में ही बौद्ध धर्म का जो है शुरुआत या प्रारंभ हुआ था। महात्मा बुद्ध ने इसका प्रवर्तन किया था, लेकिन 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हो गया। बौद्ध धर्म का प्रचार जन सामान्य की भाषा पाली भाषा में किया गया था और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। दोस्तों बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तरीय उपनिषद है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है और थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सर्वास्तिवाद की स्थापना राहुल भद्र के द्वारा की गई थी। दोस्तों बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ था और सर्वाधिक अनुयायी यहाँ पर थे। बुद्ध ने सर्वाधिक 21 वर्षाकाल बौद्ध जो है कोसल राज्य में व्यतीत किए थे। दोस्तों दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के समय के 6 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी हैं। दोस्तों बुद्ध को उनके 3 नामों से जाना जाता है, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो हैं वो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया था। ऋषिपत्तनम का प्राचीन नाम मृगधाव या सारनाथ है और बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। दोस्तों महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे, यानी बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अगला है दोस्तों अनुशासन और बौद्ध संघ में लाए गए प्रस्ताव को पाठ को कहा जाता था और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की स्थिति या प्रवेश पाने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म थे। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। दोस्तों प्रतीत्य समुत्पादवाद, देखिए प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ है। तो बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक आधार है वो है प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध के नज़दीकी शिष्यों में आनंद, उपालि, सारिपुत्र, मौदगलायन और देवदत्त थे और बुद्ध के अनुयायी शासकों में दोस्तों बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, दोस्तों ये देखिए बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए थे। अगला है कि कमल और साँड़ बुद्ध के जन्म और कमल और साँड़ दोस्तों बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। घोड़ा उनके गृह त्याग का, पीपल ज्ञान का और पद चिन्ह निर्माण का और स्तूप उनकी मृत्यु यानी निर्वाण का प्रतीक है। दोस्तों गृहपति और गृहपत्नी जो भागवत धर्म का अनुसरण करते थे भागवती और भागवतम कहे जाते थे। भागवत धर्म का प्रथम विदेशी उपासक यूनानी दूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस था। 7 वर्षम दोस्तों 7 वर्षम वासुदेव को कहा जाता था और कृष्ण जो थे ये वृषणी कबीले से संबंधित थे। दोस्तों कृष्ण का वासुदेव नाम सबसे पहले पाणिनि के समय में मिलता है और सात्वत जात में ही भगवान संप्रदाय का भागवत संप्रदाय का जन्म हुआ था। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख, तो दोस्तों अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। जब कृष्ण विष्णु का तादाम्य नारायण से स्थापित हुआ तो वैष्णव धर्म का एक नया नाम पांचरात्र धर्म प्रकाश में आया। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन सा माध्यम, तो भक्ति पर जोर दिया गया था और वैष्णव धर्म में मूर्ति और मंदिर पूजा को विशेष महत्व दिया गया था। दोस्तों विष्णु के अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं आता है। अगला है दोस्तों वासुदेव को व्यापक होने के कारण विष्णु, विजयी होने के कारण जिष्णु, दुख और पाप हरने के कारण हरि और अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण कृष्ण, वैकुंठ धाम के अधिपति होने के कारण वैकुंठनाथ और क्षर अक्षर पुरुष से उत्पन्न होने के कारण पुरुषोत्तम कहा गया है। दोस्तों वैष्णव धर्म गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था और दक्षिण में इस धर्म के प्रचार प्रसार वेंगी के पूर्वी चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था।
दक्षिण भारत में अलवार संत जो थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे और नैनार संत वो शैव धर्म से संबंधित थे। दोस्तों जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त के अधीन संपूर्ण भारत था और चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के शासक पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील या सुदर्शन तड़ाक का निर्माण करवाया था। उर्जयत पर्वत पर एक सेतु बनाकर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों अशोक के लेखों में 3 प्रकार के राज्यअंत का प्रत्यंत, विजित, आठवीं और अपरांत के उल्लेख मिलते हैं। अंत राज्य पड़ोस के स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है। प्रत्यंत राज्य वे होते हैं जो अंत राज्यों के नज़दीक दूसरी सीमा पर स्थित होते हैं। इनसे अशोक के राजनयिक संबंध थे। और विजित यानी आठवीं इन जातियों के अर्ध स्वतंत्र होती थीं और अपरांत जातियां राज्य की सीमा पर विद्यमान अधीन जातियां होती थीं। अशोक ने दोस्तों अपने शासनकाल में 25 बार बंदियों को मुक्त किया था। अशोक के राज्य के सीमावर्ती राज्यों में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी और यवनराज थे। दोस्तों अशोक ने जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। अशोक ने दोस्तों अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से लेकर 10वें वर्ष के बीच बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों ने इस धर्म को मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया पहुंचाया। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली और राष्ट्रीय लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया था। दोस्तों सांची, सारनाथ, कौशाम्बी स्तंभ लेखों में अशोक के उन आदेशों का उल्लेख मिलता है जिनमें वे महामात्रों को संघ भेद रोकने की आज्ञा देते थे। रानी का स्तंभ लेख जो कि कौशाम्बी में स्थित है, वहाँ अशोक की पत्नी कारुआकी द्वारा किए गए दान का वर्णन है। अगला है दोस्तों अशोक के एरगुडी अभिलेख में ब्राह्मी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी गई है और अशोक के महास्थान लेख से अन्न भंडार के विषय में जानकारी मिलती है। तो अन्न भंडार के विषय में जानकारी महास्थान लेख से मिलती है। दोस्तों अशोक के एकाश्मक स्तंभों का सबसे अच्छा उदाहरण सारनाथ का सिंह स्तंभ है और संकिसा स्तंभ जो है यहाँ पर इसके शीर्ष पर हाथी बना हुआ है। दोस्तों सबसे छोटा स्तंभ जो है वो रुम्मनदेही का स्तंभ है जो केवल 21 फीट ऊंचा है और इसके शीर्ष पर घोड़ा बना हुआ है। रामपुरवा स्तंभ के लेख युक्त शीर्ष पर सिंह बना हुआ है और रामपुरवा स्तंभ के लेख विहीन शीर्ष पर वृषभ बना हुआ है। दोस्तों अशोक के लेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1750 में टिफेंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। अशोक के 2 लिपियों के शिलालेख ग्रीक और आर्मेइक सारेह कुहना या सहार ए कुना कंधार से प्राप्त हुए हैं। कंधार से प्राप्त शिलालेख में ग्रीक और आर्मेइक लिपि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों भाब्रू शिलालेख बैराट पर्वत की चोटी पर स्थित एक शिलाखंड पर अंकित था। यहीं से अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में सर्वाधिक वेतन 48,000 पण और सबसे कम वेतन 60 पण होता था। प्रवहण दोस्तों प्रवहण एक प्रकार का सामूहिक समारोह था और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रवहण क्या होता था। दोस्तों रंगोपजीवी और रंगोपजीविनी ये क्रमशः पुरुष कलाकार और स्त्री कलाकार को कहा जाता था। फाहियान जो है, फाहियान के अनुसार अशोक ने 8 पुराने स्तूपों को खुदवाकर उनके अवशेषों पर करीब 84,000 स्तूप बनवाए। दोस्तों अधिकारियों की धर्म प्रचार यात्रा को क्या कहा जाता था? तो अशोक के अधिकारियों की धर्म प्रचार यात्रा को अनुसंधान कहा जाता था और अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। दोस्तों पतंजलि का महाभाष्य जो है, इससे पता चलता है कि मौर्य काल में देवताओं की मूर्तियों को बेचा जाता था और मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। इस साम्राज्य के अंतर्गत शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन और वाकाटक वंश थे। दोस्तों गुर्जरा और मस्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। शेष अभिलेखों में अशोक का नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी उल्लिखित है। ऐसी स्त्रियां जो घर के बाहर नहीं निकलती थीं कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा है। मौर्यकालीन पुलिस को रक्षिण कहा गया है। मौर्य काल में पहली बार दासों को कृषि कार्य में संलग्न किया गया था और उपधा परीक्षण दोस्तों ये राजा, मंत्रियों और पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व उनका चारित्रिक परीक्षण करता था।
दोस्तों एक प्रश्न आता है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन चाणक्य ने किया था और सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग माने जाते हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। अगला है दोस्तों, भारतीय ग्रंथों में बैक्ट्रियन को यवन, पार्थियन को पहलव, सीथियन को शक और यूची जाति को कुषाण कहा गया है। तो एक बार फिर से दोहरा दें दोस्तों, भारतीय ग्रंथों में बैक्ट्रियन को यवन, पार्थियन को पहलव, सीथियन को शक और यूची जाति को कुषाण कहा गया है। भारतीय यूनानी शासक मेनांडर ने बौद्ध धर्म और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया था। भारतीय यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए और उन पर लेख उत्कीर्ण करवाए थे। दोस्तों यवनिका संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए प्रयोग होने वाला यूनानी शब्द है और पहला ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस पहलव शासक गोंदोफर्निस के समय में भारत आया था। तो देखिए, पहला ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस पहलव शासक गोंदोफर्निस के समय में भारत आया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है और हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण तरफ सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय कुजुल कडफिसेस को दिया जाता है। भूमिदान का अभिलेखी साक्ष्य सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों के समय में मिलता है और महान सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। दोस्तों कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी और कुषाणों के समय में राजतंत्र में दैवी तथ्यों का समायोजन किया गया और इस वंश के राजाओं को देवपुत्र कहा गया था। अगला है दोस्तों, नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, वसुमित्र द्वारा रचित महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। किसानों ने अपने प्रांतों में कुषाणों ने अपने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ की थी और मैत्रेय बुद्ध के नामों में से एक है जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अगला है दोस्तों, कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्कों पर ही सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों के बने होने के संकेत मिलते हैं और अब तक बुद्ध की मूर्ति 2 रूपों में या तो खड़ी हुई या बैठी हुई मिली है, लेकिन बुद्ध की अधिकतर मूर्तियां गांधार कला के अंतर्गत बनाई गई। दोस्तों मथुरा कला में सबसे कम मूर्तियां अवलोकितेश्वर बोधसत्व की मिली हैं और देखिए, कुषाणों ने गुप्त स्वर्ण मुद्रा की तुलना में अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की। दैनिक लेन देन में कुषाण लोग तांबे की मुद्रा का प्रयोग करते थे। शतमान सिक्के किसके बने होते थे? ये चांदी के बने होते थे। काकिनी तांबे और रांगे से बने हुए सिक्के को कहते थे। दोस्तों करसापण जो है 4 धातु सोना, चांदी, तांबे और शीशे से निर्मित सिक्के को कहते थे। और देखिए, अगला तथ्य है कि सर्वप्रथम रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध दक्षिण के तमिल राज्यों ने स्थापित किया और पतंजलि ने मथुरा में सटका नाम के वस्त्र के पाए जाने का उल्लेख किया है। दोस्तों भारत में प्राप्त अधिकांश रोमन स्वर्ण सिक्के रोमन सम्राट आगस्टक और टाइबेरियस के समय के हैं। रोमनवासी भारतीय मसाले, रत्न, वस्त्र और पशु पक्षियों में तोता, मोर, लंगूर को पसंद करते थे। अरिका मेडू बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर बेरी गीजा बंदरगाह सबसे अधिक प्राचीन और बड़े प्रवेश द्वार वाला बंदरगाह था और राजा रानी वर्ग ये लिच्छवी प्रकार की मुद्राएं गुप्त काल की प्रथम मुद्राएं हैं। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र हरिसेठ था, जो समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक, कुमारामात्य और महादंडनायक था। तो देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख या प्रयाग प्रशस्ति लेख का लेखक हरिसेठ था। समुद्रगुप्त ने दोस्तों अश्वमेधा हर्ता की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त द्वारा पराजित आर्यावर्त में 9 शासक और दक्षिणावर्त में 12 शासक थे। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कुमारामात्य होता था। गुप्त काल में दुकूल जो होता था रेशम से निर्मित अच्छे वस्त्रों को कहा जाता था। चीना शुंक चीनी रेशम को कहा जाता था और गुप्त काल के अंतिम चरण में पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान हुआ था। गुप्तकालीन सिक्कों के प्राप्त 16 ढेरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण
ढेर जो है वो बयाना भरतपुर का ढेर है। अजंता से मिली 7 गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा गुफा संख्या 9 और 10 है, और गुफा काल में निर्मित गुफा 16 और गुप्त काल में निर्मित गुफा 16 और 17 नंबर की गुफा है। अगला है दोस्तों बाघ की गुफाएं। बाघ गुफाओं की खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने किया था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर संभवतः मंदिर निर्माण का पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें शिखर का प्रयोग हुआ है। दोस्तों गुप्त काल में सारनाथ में निर्मित धमेक का स्तूप अन्य गुप्तकालीन स्तूपों की तरह चबूतरे पर न बनकर धरातल पर ईंटों का बना हुआ है। गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर, वरुण, इंद्र और यमराज से की गई है। तो दोस्तों इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज से तुलना समुद्रगुप्त की गई है। दंड पाशिक। दोस्तों दंड पाशिक जो होता था वो गुप्त काल में पुलिस विभाग के प्रमुख को कहा जाता था और पुस्तपाल अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में दिनार कहा गया है, और गुप्तकालीन भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर बढ़ौच था। गुप्तकालीन भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत, अरब, ईरान और बैक्ट्रिया से घोड़े आयात किए जाते थे। दोस्तों फाहियान के अनुसार गुप्तकालीन बाजारों में साधारण लेन देन कौड़ियों के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। देखिए गुप्तकालीन समाज में जाति प्रथा की जटिलता कुछ कम हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को आपातकाल में अपने व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसायों को अपनाने की छूट थी। सती होने का प्रथम अभिलेखी प्रमाण 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से मिलता है। दोस्तों गुप्त काल में शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना करते हुए शिव और पार्वती की मूर्तियों का एक साथ निर्माण प्रारंभ हुआ था। शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय को दर्शाने वाले भगवान हरिहर की मूर्ति का निर्माण और त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का आरंभ गुप्त काल में ही हुआ था। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण तथ्य है गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने ही संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और कुमारगुप्त को शक्रादित्य भी कहा जाता है। गुप्तकालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। दोस्तों गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाणकालीन मूर्तियों की तरह नग्नता और कामुकता का दर्शन नहीं होता है। गुप्त काल में ही एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगला है विष्णु शर्मा द्वारा रचित गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। गुप्त काल में 2 जैन सभाएं मथुरा और वल्लभी में आयोजित की गई थीं। गुप्तकालीन मंदिरों के पार्श्वों पर गंगा और यमुना के चित्र सर्वप्रथम गुप्त काल में ही बनाए गए थे। दोस्तों कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली शक्तियां कौन थीं? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी, और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली राष्ट्रकूट शक्ति दक्षिण की पहली ऐसी शक्ति थी जिसने उत्तर भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की वास्तविक पहल प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी, और प्रतिहार वंशी शासक भोज ने आदिवराह और प्रभास की उपाधि धारण की। इसको मिहिर भोज भी कहा जाता है। दोस्तों परमार शासक भोज ने भोजपुर नगर और भोजसर नामक तालाब का निर्माण करवाया। इसे कविराज नाम की उपाधि से जो है विभूषित किया गया है। चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो याद कर लीजिए चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। महमूद गजनवी ने ब्राह्मण शाही शासक जयपाल के समय में लगभग 1001 में भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, और पाल नरेश धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, और इसने परम संगत की उपाधि धारण की। और गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंशी शासक भीम प्रथम के शासनकाल में लगभग 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कश्मीर में 724 से लेकर लगभग 1003 के मध्य 3 राजवंश
कारकोट, उत्पल और लोहार वंश ने शासन किया था। दोस्तों, लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के शासनकाल में ही कल्हड़ ने राज तरंगड़ी की रचना की थी। तो जय सिंह लोहार वंश के शासक थे। इनके शासनकाल में कल्हड़ ने राज तरंगड़ी की रचना की और इस कृति से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और क्रमबद्ध रूप में या ऐतिहासिक तिथिवार के रूप में लिखा गया ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। दोस्तों, कश्मीर के लोहर वंश के शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा गया है और गुप्तोत्तर काल में सूद पर रुपया देने को कुसीद वृत्ति कहा जाता था। सबसे पहले विदेशी यात्री और लेखक फेनसांग ने कृषि को शूद्रों का व्यवसाय बताया और कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है और जाति के रूप में उनका पहला उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। दोस्तों, इस समय मूर्ति पूजा से जीविकोपार्जन करने वाले ब्राह्मणों को देवलक कहा गया था और मल्लकर या तुरुष्क नामक दंड कर अशांति फैलाने वाली जातियों से निपटने के लिए लगाया जाता था। देखिए, गुप्तोत्तर काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति जो है ये बंगाल में था। कालांतर में इसका स्थान सप्तग्राम ने ले लिया था। इस समय दुकूल पौधों के रेशों से बनने वाले वस्त्र को बरोज भड़ौच में बनने वाले चुनारी और मध्य प्रदेश में बनने वाले को वस्त्र कहा गया था। अगला है दोस्तों, गुप्तोत्तर काल में श्रेणी के प्रमुख को महत्तक और वणिकों की श्रेणी के मुखिया को श्रेष्ठ कहा जाता था। यहाँ पर देखिए, गुप्तोत्तर काल में बंगाल मलमल, पान सुपारी और सन के लिए, कलिंग जो है अच्छे किस्म के धान के लिए, मालवा गन्ना नील और अफीम के लिए, गुजरात सूती कपड़े और चमड़े द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत में प्रांत ऐरी पत्ती किस्म की भूमि से होने वाली आय का प्रयोग सिंचाई के साधनों के विकास में किया जाता था। दोस्तों, द्वितीय संगम काल का एकमात्र ग्रंथ है तोलकाप्पियम और संगमकालीन ग्रंथों में शिल्पद्दिकम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि को महाकाव्य कहा गया है। संगमकालीन श्रेष्ठ ग्रंथ काव्य तिरुकुरल, जिसे कुरल या मुप्पाल भी कहते हैं, इसको तमिल बाइबिल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, संगमकालीन ग्रंथ तिरुकुरल, जिसे कुरल या मुप्पाल भी कहा जाता है, इसको तमिल बाइबिल कहा जाता है। ओरैयार और नेच्चेलियर संगमकालीन प्रसिद्ध कवित्रियाँ थीं। सेन गुट्टवन और लालचेर के समय में कर्णगी या पत्नी पूजा की प्रथा प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, दक्षिण भूभाग में सर्वप्रथम गन्ने की खेती को आरंभ करवाने का श्रेय तगडूर के राजा अडियमान अथवा नडुमान को दिया जाता है। चोल शासक करिकाल का उल्लेख तमिल ग्रंथों में 7 सुरों के ज्ञाता के रूप में किया गया है। दोस्तों, चेर, चोल और पांड्य राजाओं के राज चिन्ह धनुष, बाघ और मछली थे। चेर का राज चिन्ह धनुष, चोलों का बाघ और पांड्य राजाओं के मछली थे। दोस्तों, पांड्य शासकों ने रोमन सम्राट आगस्टक के दरबार में दूतमंडल भेजे थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन श्री ग्रंथ में नौरा यानी कन्नौर, तोंडी यानी पोन्नानी, मुशरी नेल्सिना यानी कोट्टम के निकट और पुहार यानी कावेरी पट्टनम बंदरगाहों के विषय में जानकारी मिलती है और संगमकालीन कविताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में शालियूर एवं बंदर नामक तटों की गणना की जाती है। दोस्तों, पुहार या कावेरी पट्टनम ये तोंडी और मुशरी में यवन बस्तियों के अवशेष मिले हैं और देखिए, मुजरिस में रोमन सम्राट आगस्टस के मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं। अरिकामेडु जो कि पांडिचेरी में है, भारत और रोम के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित था। दोस्तों, पालर नदी, देखिए पालर नदी पर वसव समुद्र यानी मद्रास बंदरगाह था। उरैयूर जो था सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र था। संगम काल में छात्रों को पिल्लई और शिक्षकों को कंटकाकार कहा गया था। तो याद कर लीजिए, संगम काल में छात्रों को पिल्लई और शिक्षकों को कंटकाकार कहा गया और संगम काल में मरवा गोहरणकर्ता को, पुलैयन रस्सी बनाने वाले को और मलवर डांका डालने वाले को और एनियर शिकारी को कहा जाता था। दोस्तों, त्रिकाम्पल्लियर चेर, चोल और पांड्य राजाओं के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और संगमकालीन समाज 5 वर्गों में ब्राह्मण, अरसर, बेनिगर, बल्लाल और बेल्लालर में विभक्त था। संगमकालीन ग्रंथों में प्रेम विवाह को पंचतिड़य, एक पक्षी प्रेम को केकिड़य और अनुचित प्रेम को पेरुंदड़य कहा गया है। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन और प्रचलित देवता मुरुगन थे। कालांतर में इसे सुब्रमण्यम भी कहा गया।
प्रशासकीय कार्यों में राजा के सहयोग के लिए बनाई गई परिषद को पंचवारम कहा जाता था। और दोस्तों राजा की सभा को नलरवे और राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोल सत्ता 800 से 1200 ईस्वी इसका संस्थापक विजयालय था। इसने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों चोल लोग कांची के पल्लव राजवंश के सामंत थे और चोलों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर में थी। राजा राम प्रथम ने श्रीलंका के विजित क्षेत्रों का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा और पोल्लो नरुआ को इसकी राजधानी बनाया। दोस्तों गंगा घाटी और बंगाल विजय अभियान के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और अपनी नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। परांतक प्रथम दोस्तों चोल वंश का महान शासक था। इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की और परांतक द्वितीय को सुंदर चोल कहा जाता है। दोस्तों राजा राम प्रथम ने सबसे पहले भू सर्वेक्षण करवाया और इसने चोल अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ लिखवाने की प्रथा शुरू की। नगरम जो था स्थानीय समिति के व्यापारिक वर्ग से संबंधित थी। सभा की कार्यकारी समिति को वरियम कहा जाता था। चोल चालुक्य नरेश कोलुत्तुंग प्रथम ने व्यापारिक दूतमंडल को चीन भेजा था। तो याद करिए कोलुत्तुंग प्रथम ने सबसे पहले व्यापारिक दूतमंडल को चीन भेजा था। चोल काल में धान को विनिमय की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था और चोल काल में द्रविड़ कला के अंतर्गत निर्मित मंदिरों को विशेषता उनके पिरामिड आकार वाले शिखर होते थे। दोस्तों चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था और चोल युगीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण राजा राज द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर था। दोस्तों तमिल भाषा में रामायण की रचना करने वाले कवि कंबन कुलोत्तुंग तृतीय का राजकवि था और चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के कारण विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुज के चोल दरबार छोड़कर होयसलों के मैसूर राज्य में जाना पड़ा था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। देखिए यदि ये प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक 4 वंश मुइतजी, कुतबी, शमसी और बलवनी को आरंभिक तुर्क सुल्तान कहा गया है। दोस्तों इल्तुतमिश और बलवन इलबारी तुर्क कबीले से संबंधित थे। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था और दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ भी इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित टंका और जीतल सिक्के चलाए थे और इल्तुतमिश ने प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा या तुर्काने चहलगानी की स्थापना की थी। दोस्तों बलवन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की और अलाउद्दीन सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने भूमि की नाप जोख कराई और राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया। दोस्तों एक तथ्य और है कि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण में विजय की थी और सल्तनत कालीन शासक मुबारक खिलजी ने खलीफा के सत्ता को स्वीकारने से इनकार करके स्वयं को खलीफा घोषित किया था। गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द लगाया। दिल्ली सल्तनत का विस्तार अपने चरमोत्कर्ष पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। अलाउद्दीन ने दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना की थी और भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक विद्यमान था। दोस्तों तुगलक वंशी शासक नसीर उद्दीन अहमद के समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार दिल्ली से पालम तक ही रह गया था और दोस्तों सैयद वंशी खिज्र खान ने तैमूर के पुत्र शाहरुख के राज्य प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ़ की स्थापना की। चारागाह और भवन कर की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। ईसामी के ग्रंथ फतूह उल सलातोन में सर्वप्रथम चरखे का उल्लेख मिलता है। अलबरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद में जो है ये अरबी भाषा में लिखी गई है।
सल्तनतकालीन मंत्रिपरिषद को दोस्तों मजलिस ए खलवत कहा गया है और संपत्ति की न्यूनतम मात्रा को निसाब कहा जाता था। और दोस्तों दिल्ली में या दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सिंचाई कर फिरोज तुगलक ने लगाया था और सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहरें गयासुद्दीन तुगलक ने खुदवाया था। कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन को उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा जाता है। दोस्तों इमारतों में गुंबद और मेहराब का प्रयोग तुर्कों ने रोमवासियों से सीखा था और अलंकरण में तुर्कों के द्वारा जीवित वस्तुओं जैसे मानव पशु आकृतियों का प्रयोग निषिद्ध होने के कारण लिखावट और ज्यामितीय आकृतियों का अंकन किया जाता था। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित मस्जिद जमात खाना मस्जिद है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है और शुद्ध रूप में मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम बलवन के मकबरे में हुआ है। दोस्तों तुगलक वास्तुकला की विशेषता थी लिंटल और शहतीर के साथ मेहराब का प्रयोग। लोदियों के समय में दोस्तों मकबरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर किया जाने लगा और दक्षिण भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की थी? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का जो क्रम है वो है संगम, सालुव, तुलुव और आरविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? ये संगम वंश था। और विजयनगर और बहमनी के मध्य संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रायचूर और तुंगभद्रा के दोआबी क्षेत्र पर अधिकार करना था। दोस्तों विद्यारण्य नामक वैष्णव संत ने हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू बनाया और साथ ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में सहयोग दिया। बुक्का प्रथम ने एक दूतमंडल चीन भेजा था। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और दोस्तों कृष्ण देव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा थे। इन्होंने अमुक्त माल्यद और जाम्बवती कल्याणम तथा ऊषा परिणय नामक जो है रचनाएं की हैं। कृष्णदेव राय का राजकवि पेड्डाना था और इसके दरबार में रहने वाले तेलुगु साहित्य के 8 कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। दोस्तों कृष्णदेव राय ने यवन राज, स्थापनाचार्य, आंध्र भोज और आंध्र पितामह उपाधियां धारण की थी। तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी या बेनी हट्टी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर के विरुद्ध बने मुस्लिम महासंघ के सदस्यों में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर थे। दोस्तों विजयनगर के चौथे राजवंश आरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल ने पेनकोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। विजयनगर साम्राज्य में जुलाहे को कैकोल्लार और दस्तकारों को वीर पांचाल कहा गया है। नाडु। दोस्तों नाडु की सभा के सदस्यों को नाट्यवर कहते थे और मन्यम जो है आयंगरों को दी गई कर मुक्त भूमि को कहा जाता था। दोस्तों विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया। गीली भूमि को नंजाई कहा जाता था, नकद लगान को सिद्धम कहा जाता था और भंडारवाद ग्राम वे होते थे जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। उम्बली भूमि उस भूमि को कहते थे जो गांव में कुछ विशेष योजनाओं या सेवाओं के बदले दी जाती थी और ये भूमि लगान मुक्त होती थी। कुट्टा की भूमि के कुछ बड़े भूस्वामियों और मंदिरों के द्वारा पट्टे पर दी जाती थी। बेसबाग। दोस्तों बेसबाग मनुष्यों के क्रय विक्रय को कहा जाता था और बोमलाट छाया नाटक को कहते थे। विजयनगर के शासक किन धर्मों के अनुयायी थे? तो दोस्तों विजयनगर के शासक शैव और वैष्णव धर्मों के अनुयायी थे। विजयनगर आए विदेशी यात्रियों में अब्दुल रज्जाक राजदूत की हैसियत से आया था। दोस्तों विजयनगर दरबार में महत्वपूर्ण कवि पेड्डाना को आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। 1507 में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग किया और पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। दोस्तों बाबर ने तुझके बाबरी नाम से तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा भी लिखी है।
और 23 जुलाई 1955 को हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा था। हुमायूं दोस्तों 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। चौसा के युद्ध 1539 को जीतने के बाद शेर खां, जो कि अफगानी शासक था, शेरशाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आरूढ़ हुआ था। दोस्तों भूमि की पैमाइश या भूमि के मापन के लिए शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी प्रचलन करवाया। शेरशाह ने सिक्का ढलाई के क्षेत्र में चांदी का रुपया और तांबे का दाम जारी करवाया और दिल्ली के पुराने किले के अंदर 1542 में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। तो किला ए कोहना मस्जिद शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों अकबर का जन्म अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर को 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार गजनी का सूबेदार बनाया गया और अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों में थी। 13 वर्ष की कम आयु में अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1956 को कलानौर में हुआ था और अकबर के समय में दोस्तों आदिल शाही हिंदू प्रधानमंत्री हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बैरम खां की एक लोहानी अफगान ने 1560 में छुरा भोंककर हत्या कर दी थी। दोस्तों अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर की विजय यानी मालवा विजय 1561 और अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी। तो अकबर की प्रथम विजय मालवा विजय 1561 और अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय 1601 थी। अकबर को अपने सैन्य अभियानों में सर्वाधिक सफलता राजस्थान में मिली थी और 1573 में अकबर द्वारा गुजरात पर किए गए दूसरे आक्रमण को इतिहासकार स्मिथ ने ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। 1562 से पूर्व अकबर के शासन को हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहने के कारण कुछ इतिहासकारों ने इसे पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहा है। गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के कारण अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी थी। दोस्तों यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते हुए 1585 में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और 1575 में अकबर ने यहाँ पर इबादत खाना का निर्माण करवाया। 1579 में अकबर ने महजर नामक दस्तावेज जारी कर सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की और 1582 में अकबर ने तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की घोषणा की थी। अबुल फजल ने बादशाह अकबर में आग, हवा, पानी और भूमि जैसे 4 तत्वों के समावेश की बात कही थी। दोस्तों अकबर सूफी मत में आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया था और 1583 ये महत्वपूर्ण तिथि है, इस समय अकबर ने नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया था। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक टोडरमल था, जिसे जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में 1580 में आईने दहसाला पद्धति को लागू किया था। अकबर ने भूमि की पैमाइश के लिए 41 अंगुल के इलाही गज का प्रचलन करवाया और अकबर की आईने दहसाला प्रणाली को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया था। दोस्तों मुगल काल में कृषकों को खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियान में बांटा गया था। अकबर ने जहांगीर को शेखो बाबा, अकबर जो है जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर ने 1602 में बीर सिंह देव द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य कौन थे? असमत बेगम जो कि नूरजहां की माँ थी, एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता, आसफ खान नूरजहां का भाई, ये लोग नूरजहां गुट के सदस्य थे। और जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी मेवाड़ विजय थी। दोस्तों टॉमस रो या सर टॉमस रो जहांगीर के समय में भारत आया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण खुश होकर जहांगीर ने 1617 में उसको शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन बर्नियर, मनुची और ट्रेवर्नियर ने किया है। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज त्यौहार, भांग की खेती, गाने बजाने यानी संगीत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था।
औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान जैसी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया और 1679 में पुनः जजिया कर लगाया। 1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण कत्ल करवा दिया था। औरंगजेब ने मुहतसिब यानी सार्वजनिक सदाचार और आचार के निरीक्षक नाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी। मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण पोलज, परती, छच्छर और बंजर भूमि के रूप में किया गया। दोस्तों, मुगल काल में सोने की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलन में थे। इलाही सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का और संसब जो था सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता था। अकबर ने चौकोर आकार के जलाली सिक्के चलाए। शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया और कुवाड़ मुगल काल में दक्षिण भारत में प्रचलित नाम की एक इकाई थी जिससे सूती और ऊनी वस्त्रों को मापा जाता था। दोस्तों, मुगल कालीन सैन्य संगठन जो था ये मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था जिसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष यानी 1567 में पहली बार मनसब प्रदान किए गए जाने का उल्लेख है और अबुल फजल के अनुसार अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में दाग प्रथा प्रचलित करवाया था। मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत मराठे सर्वप्रथम जहांगीर के समय में शामिल किए गए और देखिए सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे। मुगल कालीन सेना को एक भारी चलायमान शहर की संज्ञा दी जाती है और मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने की थी। दोस्तों, औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की थी और मुगल कालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में पहली बार आकार और डिजाइन विविधता का प्रयोग किया गया था। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट जिसे पितृदुरा कहा जाता है, इसका प्रयोग सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। दोस्तों, सिकंदराबाद में बने अकबर के मकबरे में हिंदू, बौद्ध, तैमूरी और फारसी शैली का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अकबर द्वारा निर्मित अजमेर का किला सर्वाधिक दुर्गीकृत किला है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई और बसावन जो था अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार था। दोस्तों, जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी और मनोहर जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबर के समय में संगीत के क्षेत्र में गायन की ध्रुपद शैली और वाद्य यंत्र बीड़ा का प्रचार हुआ और सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन को अकबर ने कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी थी। तो देखिए, तानसेन को अकबर ने कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगवाए, फिर भी इसके समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत पे सर्वाधिक पुस्तकें छापी गईं। मोहम्मद शाह पहला मुगल शासक था जिसने उर्दू भाषा के विकास के लिए कार्य किया। उर्दू को रेख्ता भी कहा जाता है। मुगल काल को गुप्त काल के बाद का द्वितीय क्लासिकी युग कहा जाता है। और दोस्तों, मराठा शासक शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और गुरु तथा संरक्षक कोणदेव का पड़ा था। शिवाजी ने मावल प्रदेश को अपने जीवन के प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया था। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था और शिवाजी ने 14 जून 1674 को गंगा भट्ट जो कि वाराणसी का पंडित था इनसे छत्रपति और हैंदव या हिंदू धर्म के धर्मोद्धारक उपाधियों के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी के पुत्र राजाराम की विधवा ताराबाई मराठा कुल की सर्वाधिक योग्य और बहादुर महिला मानी जाती है। दोस्तों, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है जिसका प्रधान पेशवा होता था। दानाध्यक्ष और न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के अन्य मंत्रियों को सैन्य कार्रवाई में भाग लेना होता था। दोस्तों, शिवाजी की जो नियमित सेना होती थी उसको पागा कहा जाता था और शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग करना प्रारंभ करवाया। शिवाजी के समय में मुगल क्षेत्रों से सरदेशमुखी और चौथ वसूला जाता था और शिवाजी की कर व्यवस्था कुछ अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी के समय में जमीन पर वंशागत अधिकार रखने वाले व्यक्ति को
मिराजदार कहा जाता था। दोस्तों संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी और शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था। शाहू के द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम ने हिंदू जाति की कीर्ति को विस्तृत करने का बीड़ा उठाया। इसने हिंदू पद पातशाही के आदर्श को प्रतिपादित किया। तो देखिए बाजीराव प्रथम पेशवाओं में सर्वाधिक योग्य पेशवा बना था और बाजीराव ने 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन को छीन लिया था। बाजीराव ने मार्च 1737 में दिल्ली पर धावा बोलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और शिवाजी के बाद दोस्तों गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा संचालक बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। दोस्तों शाहू का तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव संगोला की संघ के द्वारा राजा का सर्वोच्च अधिकार संपन्न पेशवा बन गया। और देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को इसमें मराठा सेना का प्रधान सेनापति विश्वासराव था। 1771 में शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर अपने संरक्षण में पुनः बैठाने का कार्य माधवराव की राजनैतिक सफलता की पराकाष्ठा थी। दोस्तों बाजीराव द्वितीय मराठा राज्य का अंतिम पेशवा था। इसकी अकुशलता और अयोग्यता के कारण मराठा शक्ति का पतन हुआ। चिनकिलिज खां अथवा निजामुल मुल्क ने 1724 में दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने 1723 में की थी। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने की थी और स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1761 में की थी। दोस्तों रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक बीर दाऊद और बंगस, फर्रुखाबाद का स्वतंत्र संस्थापक मोहम्मद खां बंगस को माना जाता है। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाट नेता बदन सिंह ने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और जाट नेता सूरजमल को उसकी योग्यता के कारण जाटों का अफलातून या जट जाति का प्लूटो कहा गया है। दोस्तों मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। बहादुर शाह प्रथम के बारे में सिडनी ओवेन का कहना है कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मुगल सम्राट जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है और सम्राट फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह की उपाधि मिली थी और मोहम्मद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। 1713 से 1720 तक मुगल प्रशासन में सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली का दबदबा बना रहा। इनको किंग मेकर या नृप निर्माता की उपाधि मिली थी। दोस्तों फर्रुखाबाद ने सिख नेता बंदो बहादुर की हत्या करवा दी और इसकी मृत्यु के बाद 1717 में हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा लिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इसी के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और आप जानते हैं बक्सर की युद्ध से अंग्रेजों की जो है सत्ता पूरी तरह स्थापित हो गई थी। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। 17 मई 1498 को पुर्तगाली अन्वेषकों वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था और भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। वो 1503 में एक छोटी जहाज के नायक के रूप में भारत आया था। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया जिसे एस्तादो दी इंडिया या गोवा के नाम से जाना गया। अल्बुकर्क ने कैसाडोस लोगों को भारत में पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला पानी नीति के लिए प्रसिद्ध था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने सुरक्षित व्यापार के लिए काफिला प्रणाली की शुरुआत की थी। दोस्तों पुर्तगाली दूत एंटोनियो कैब्राल अकबर के समय में भारत आया था। हालैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोस्तों इसकी स्थापना 1602 में हुई थी और आप जानते हैं 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दोस्तों अंग्रेजों ने डचों को 1757 तक भारतीय व्यापार से बेदखल किया था
और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपने पहले व्यापारी केंद्र 1602 में खोला था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार पहली बार 1617 में मिला और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा कंपनी के लिए जारी किए गए फरमान को गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान कहा गया था। 1639 में मद्रास की गई किलेबंदी से फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया और दक्षिण में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में किया था। दोस्तों, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय द्वारा 1668 में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया गया था। आधुनिक कलकत्ता की स्थापना 1690 में जाप चारनाक ने की थी। 1698 में अंग्रेजों के सुतानटी, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में प्राप्त करके फोर्ट विलियम की स्थापना की थी और इसके पहले अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर थे। दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और फ्रैंको केरो ने सूरत में 1668 में पहली फ्रेंच फैक्ट्री खोली थी। फ्रांसीसियों ने शाइस्ता खां द्वारा प्राप्त चंदर नगर के कारखाने की स्थापना की थी और रिजविक संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को 1697 में पुनः पांडिचेरी पर अधिकार प्राप्त हुआ था। दोस्तों, पांडिचेरी फ्रांसीसियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और डेनिश कंपनी यानी डेनमार्क की स्थापना भारत में 1661 में हुई थी। 1845 में डेनिश कंपनी को ब्रिटेन ने खरीद लिया था। मुगल सम्राट फर्रुखसियत द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, रेड ड्रैगन भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत था और देखिए यहाँ पर बंगाल के नवाबों में देखिए सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने पर पूर्णिया के शौकतगंज और ढाका की घसीटी बेगम ने इसका विरोध किया था। दोस्तों, कंपनी द्वारा व्यापार के क्षेत्र में की जा रही मनमानी से त्रस्त आकर सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता को अंग्रेजों से छीन लिया था। अगला है दोस्तों ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना। देखिए, ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 की रात में हुई थी और इसमें कई अंग्रेजों की जान चली गई थी। 2 जनवरी 1757 को क्लाइव ने दोबारा कलकत्ता पर अधिकार किया था और 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के समीप प्लासी नामक स्थान पर कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था और क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। इसके समय में अंग्रेजी सैनिकों ने भत्ते को लेकर विद्रोह किया जिसको कि श्वेत विद्रोह कहा जाता है। दोस्तों, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी और मिर्जाफर जो कि बंगाल का नवाब था उसके कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। मिर्जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की सम्मिलित सेना का मुकाबला अंग्रेजी सेना से बक्सर में हुआ। विजयी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। 12 अगस्त 1765 को संपन्न इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और के.एम. पडिक्कर ने दोस्तों बंगाल में क्लाइव के शासनकाल को लुटेरा राज्य की संज्ञा दी है। पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। और भारत में आधुनिक स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने भारत के प्राचीन स्मारकों के पुनरुद्धार और संरक्षण में विशेष रूप से रुचि दिखाई और लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि हैदराबाद के निजाम ने किया था। दोस्तों, विवादास्पद व्यपगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी थे और कर्नल स्लीमैन के विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन कर्नल स्लीमैन ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में किया था। दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था और बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को क्लाइव ने शुरू किया और इसे वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला है दोस्तों 1760 का बांडीवास युद्ध। इसमें अंग्रेजों के हाथों पराजित होकर भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया था।
अंग्रेजों और मराठों के बीच, अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 बार युद्ध हुए थे। विवादास्पद इल्बर्ट विधेयक का संबंध फौजदारी दंड विधान से है। दोस्तों 1757 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारक आर्थिक शोषण भी था। 1757 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। ये कारतूस एनफील्ड राइफल में प्रयोग किए जाते थे। दोस्तों 29 मार्च 1857 को अकेले ही विद्रोह करने वाला मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। 10 मई 1857 दिन इतवार समय 5 से 6 बजे के बीच मेरठ की 20वीं INI जो है पैदल टुकड़ी ने विद्रोह की शुरुआत की थी और 11 मई को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह शाह आलम को सम्राट घोषित कर दिया था। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र झांसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा और मथुरा थे। बिहार में जगदीशपुर, राजस्थान में कोटा और आवा जो थे वो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खां, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान आदि थे। विद्रोह को कुचलने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेज कमांडरों में कालिन कैंपबेल, ह्यू रोज, कर्नल नील, हैवलॉक, जॉन निकलसन, विलियम टेलर और विंसेंट आयर आदि थे। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा है और TR होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध कहा है। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया था। दोस्तों इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया और इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा यानी 1858 के जो क्राउन या ब्रिटिश साम्राज्य का घोषणा पत्र था 1858 का, इसको भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों प्रमुख विद्रोहों पे आते हैं। देखिए 1770 में बंगाल में सन्यासी विद्रोह नागरिक विद्रोहों में सबसे प्रमुख था और इस विद्रोह में शामिल सन्यासी शंकराचार्य के समर्थक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हुआ है। दोस्तों त्रावणकोर राज्य के दीवान बेला टम्पी ने 1805 में विद्रोह किया था। 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था जो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। 1822 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया और असम में 1833 में हुए खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। असम में 1828 में हुए अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था और बिहार में 1874 में हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। दोस्तों 1879-80 में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में रहने वाली रंपा जाति के लोगों ने जमींदारों के नए जंगल कानून के विरुद्ध विद्रोह किया था। पंजाब में कूका आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। इन्हें सैन साहब के नाम से जाना जाता है और सैयद अहमद के नेतृत्व में बहावी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती पैदा की थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसान आंदोलनों में 1859-60 का नील आंदोलन जिसकी चपेट में बंगाल और बिहार के क्षेत्र शामिल थे तत्कालीन बड़े किसान आंदोलनों में से एक था। नीलहों के या नील की खेती करने वालों के शोषण के बारे में दोस्तों नील दर्पण नामक नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। 1875 में कुनबी किसानों का विद्रोह हुआ था और मालाबार के मोपला किसानों ने 1836 से 1854 के बीच 22 बार विद्रोह किया था। बंगाल में 1776-77 में फकीर आंदोलन का नेतृत्व मजनू शाह ने किया था। दोस्तों महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रांत के आदिवासी किसानों द्वारा जंगल नियम के विरुद्ध चलाए गए सत्याग्रह को जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए उत्तर प्रदेश किसान सभा फरवरी 1918 में इसका गठन मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों से हुआ था। अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया और उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई, बहराइच और सीतापुर में एका आंदोलन चलाया गया था।
दोस्तों पहली बार किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण जवाहरलाल नेहरू 1921 में जेल गए थे और करम शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्तरी बंगाल में 1840 से 50 तक पागलपंथी विद्रोह चलाया गया था। फरीदपुर बंगाल में दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ फरायजी विद्रोह चलाया गया और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल और बिहार में लागू किया था। दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जानसोर के द्वारा बनाई गई थी और 1792 में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड के प्रयासों द्वारा बारामहल जिले में लागू की गई थी। दोस्तों 1822 में अंग्रेजों ने गंगा के मैदान, उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य भारत के कुछ भागों और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। मार्टिन बर्ड, दोस्तों मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत की भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है और कृषि का व्यवसायीकरण सर्वप्रथम बंगाल में किया गया, जिसमें सर्वाधिक वाणिज्यीकरण चाय और कॉफी का हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुख्यतः 3 भागों, व्यापारिक पूंजी का साम्राज्यवाद 1756 से 1812, मुक्त व्यापार पूंजी का साम्राज्यवाद 1813 से 1857 और वित्त पूंजी का साम्राज्यवाद 1858 से 1947 में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1756 से 1812 के काल को निवेश द्वारा भारत के धन के निष्कासन का काल माना जाता है। दादनी प्रथा के अंतर्गत रुपया पेशगी में किसानों को दिया जाता था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने दस्तक प्रणाली को समाप्त किया था और दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर देखिए प्रमुख एक्ट से संबंधित देखिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक अधिकारों से कंपनी को वंचित किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार वापस ले लिए गए थे। भारतीय दस्तकारी के पतन का मुख्य कारण मशीनी उत्पादों से भयंकर प्रतिद्वंदिता थी। दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच, प्रथम एयरमेल सेवा इलाहाबाद से नैनी और प्रथम डाक सेवा कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच शुरू की गई थी। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे में सर्वाधिक पूंजी निवेश किया था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप देसी उद्योगों को लाभ हुआ था। और देखिए मदन मोहन मालवीय को 1916 में स्थापित भारतीय औद्योगिक आयोग का अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ पर देखिए कारखाना अधिनियम 1891 में एक दिन के साप्ताहिक अवकाश और कारखाना अधिनियम 1881 में बाल श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के लक्षण दिखे थे और 1929 से 33 की महान मंदी का सर्वाधिक बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। दोस्तों वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय भारत में गोल्ड स्टैंडर्ड या स्वर्ण मानक को अपनाया गया था और भारत में विल्सन के सहयोग से 1859 में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर देखिए भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1881 में 1981 में दोस्तों 1881 देखिए ये सन है 1881, वायसराय लॉर्ड रिपन ने करवाया था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में 1908 में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई, जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की थी। बम्बई में 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना हुई और अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। MN जोशी, दोस्तों MN जोशी ने 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी और 1921 में MN राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1929 में श्रीपाद अमृत डांगे और बेन ब्रैडले के सहयोग से स्थापित लाल बावटा गिरनी कामगार यूनियन पहला क्रांतिकारी व्यापारिक संघ था। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1941 में इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना हुई और 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी।
दोस्तों, कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम पारित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी का भारतीय व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया और इसी एक्ट में यानी 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले भारतीयों की शिक्षा और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी शुद्ध प्रशासनिक संस्था रह गई थी। अब बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया, यानी 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई और पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1858 अधिनियम के द्वारा कंपनी से सारे अधिकार ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए थे और 1858 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद वायसराय में परिवर्तित हो गया था। भारत का शासन क्राउन की ओर से देखने के लिए ब्रिटेन में एक भारत राज्य सचिव की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, 1892 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने और उससे संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन सदस्यों को मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। 1919 के सुधारों से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को विस्तृत करके इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। देखिए, 1935 का शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, 1935 के अधिनियम में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया और जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन कहा था। 1935 के अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और केंद्र में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद के पहले विधि सदस्य या लॉ मेंबर मैकाले थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है ये सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दोस्तों, ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। राजा राममोहन राय को आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों, 1837 के बाद सरकारी कार्यों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा और देखिए 1854 के शिक्षा का उड डिस्पैच, इसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है और साइमन कमीशन के शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए हार्टोग कमीशन की स्थापना हुई थी। यहाँ पर देखिए प्रौढ़ शिक्षा के विकास पर विचार के लिए लिंडसे आयोग का स्थापित किया गया था और 1919 में विश्वविद्यालयों का संचालन प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया। 1937 में गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में फिल्ट्रेशन थियरी चार्ल्स वुड के द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मुद्रणालय लाने का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को है और 1557 में गोवा के पादरियों ने भारत में पहली पुस्तक छापी थी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में भारत में बंगाल गजट नाम से पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था। दोस्तों, जेम्स हिक्की तथा बर्किंघम ने पत्रकारिता की प्रारंभिक अवस्था में ही तटस्थ तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर पत्रकारिता के उच्च आदर्श को स्थापित किया था। और देखिए, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। दोस्तों, राजा राममोहन राय को भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है
स्टेट्समैन अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित ऐसा प्रथम समाचार पत्र था जो अपने उदारवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों 1878 में लीटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रात भर में अपने को बंगाली साप्ताहिक से बदलकर अंग्रेजी साप्ताहिक बना लिया था। 1879 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र सोम प्रकाश एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जिस पर जो है वर्नाकुलर अधिनियम लागू किया गया था। कृष्णोदास पाल, दोस्तों कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। लॉर्ड मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और बंकदूत ऐसा समाचार पत्र था जो एक साथ बंगला, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। दोस्तों भारत में संध्या और युगांतर पत्रों ने क्रांति को या क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया था। अगला है देखिए यहाँ पर मराठा और केसरी। देखिए दोस्तों मराठा और केसरी जो है तिलक से पहले क्रमशः आगरकर और केलकर द्वारा संपादन किया जाता था। तो मराठा जब तिलक से पहले मराठा का संपादन आगरकर और केसरी का केलकर के द्वारा किया जाता था। दोस्तों 1921 में स्थापित प्रेस कमेटी का अध्यक्ष टीबी सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू को चुना गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा या नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। सन 1800 में लॉर्ड बेलेजनी ने सिविल सेवा में चुने जाने वाले लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के भाई थे 1863 में भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 1859 में 22 वर्ष, 1864 में 21 वर्ष, 1877 में 19 वर्ष और 1893 में 23 वर्ष की गई थी। 1870 में स्टैट्यूटरी सिविल सेवा शुरू की गई थी। 1886 में सबसे पहले रॉबर्टसन की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा को स्टील फ्रेम जो है कहा जाता है यानी इस्पात का चौखट की संज्ञा दी जाती है। 1844 में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बना दिया गया था। तो ये वर्ष था 1844। और सैनिकों की योग्यता की जांच के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा को किचनर टेस्ट कहा जाता था। अगला है दोस्तों 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी और सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होने का आभास मिलता है। दोस्तों अनुशीलन समिति को भारत की पहली सुनियोजित क्रांतिकारी संस्था माना जाता है और मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है और सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी के कार्यालय को युगांतर आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों मुस्लिम राष्ट्रवादियों द्वारा जर्मन और साम्राज्य का समर्थन प्राप्त करने के लिए लिखा गया पत्र जिसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया था उसको सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। अप्रैल 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया सशस्त्र अभियान जिसे चिटगांव आर्मरी रेड के नाम से जाना जाता है उस समय का सबसे बड़ा संयुक्त क्रांतिकारी अभियान माना जाता है। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल ने रामचंद्र और बरकतुल्ला के सहयोग से गदर पार्टी का गठन किया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में प्रथम चरण 1885 से 1905, द्वितीय चरण 1905 से 1919 और तृतीय चरण 1919 से 1947 में विभाजित किया जाता है। कांग्रेस की स्थापना तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में A.O. ह्यूम के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम थे। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी और डफरिन ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पतम या सूक्ष्मतम का प्रतिनिधि कहा था। बदरुद्दीन तैयब जी, दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश या यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे।
दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इन्होंने 3 बार 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बदरुद्दीन तैयब जी और राजा शिव प्रसाद हिंद ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। और लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। मार्गरेट नोबेल यानी सिस्टर निवेदिता को स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा की संज्ञा दी थी। W.S. ब्लंट ने आइडियाज अबाउट इंडिया, इंडिया अंडर रिपेन और माई डायरीज जैसी पुस्तकों की रचना की थी। तो देखिए, W.S. ब्लंट की रचनाएं हैं आइडियाज अबाउट इंडिया, इंडिया अंडर रिपन और माई डायरीज। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना औरंगजेब से की थी। महादेव गोविंद रानाडे को दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और चित्पावन ब्राह्मण समुदाय ने महाराष्ट्र में उग्रवाद को जन्म दिया था। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों, 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से। तो देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 और 1895 में क्रमशः गणपति और शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया था। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और 1917 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना 1928 में की गई। और वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। 13 वर्ष की अल्पायु में रानी गैडिनेल्यू ने नागालैंड में गांधी जी के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। और रानी गैडिनेल्यू को जो है रानी की उपाधि नेहरू ने दिया था। दोस्तों, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 14 दिसंबर 1931 को लाहौर जेल में जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण, हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम, कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत कहा जाता है। दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू ने लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना की थी। और ये देखिए 16 अक्टूबर 1905 को करजन ने बंगाल का विभाजन किया था। और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का दूसरा विभाजन 1947 में किया गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में ढाका में आगा खां, मोहसिन उल मुल्क आदि ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। और प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट या भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। देखिए, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम आदि ने एहरार आंदोलन की शुरुआत की थी। और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण 1917 में किया था। दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी, जिसके भारतीय सदस्य सुल्तान अहमद खां, जगत नारायण, सर चिमन लाल सीतलवाड़ थे। दोस्तों, 9 जून 1937 को मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस में डॉक्टर B.N. खरे के द्वारा देश का पहला मंत्रिमंडल गठित किया गया था। भारत एक नहीं 2 राष्ट्र है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंसारी आदि को परिवर्तनवादी कहा गया है। दोस्तों, कांग्रेस में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और N.C. केलकर को अनुक्रियाशीलवादी कहा जाता है। 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, गांधी जी ने केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी।
कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और इसी जो है सम्मेलन में घोषित तिथि के अनुसार 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना की थी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी और होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। दोस्तों 1923 में वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पास किया था और बंगाल का विभाजन 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय समाप्त किया गया था। इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला है 1943 में हुए मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ यानी डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया गया था और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। रास बिहारी बोस ने टोक्यो में 23 जून 1942 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बागडोर संभाला था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, दोस्तों ये जगह याद कर लीजिए, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कहीं कहीं ये तिथि 9 अगस्त भी आती है। दोस्तों 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को गांधी जी ने उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने कहा ऐसे बैंक पर जो टूट रहा हो उसकी संज्ञा उन्होंने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को दिया था। दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को जून 48 तक स्वतंत्र करने की घोषणा की थी और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सबसे अंत में भारत में किस राज्य का विलय हुआ था? तो हैदराबाद राज्य का। दोस्तों बिपिन चंद्र पाल को बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता है और होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। रोलट एक्ट को काला कानून या बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है और आतंकवादी अपराध अधिनियम कहा गया है रोलट एक्ट को। दोस्तों 18 अगस्त 1929 को कांग्रेस ने राजनैतिक पीड़ितों का दिन मनाया था और क्रांति अमर रहे या इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिया था। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर ऐतिहासिक मुकदमा 1945 में दिल्ली के लाल किले में चलाया गया और अप्रैल 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चिटगांव शस्त्रागार पर 10 दिन तक अधिकार बनाए रखा था। 1930 में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लोग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अछूत संघ और देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 1930 में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अछूत संघ और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज स्वीकार किया गया और देखिए अप्रैल 1942 में प्रकाशित हरिजन पत्रिका के अंक में गांधी जी ने पहली बार अंग्रेजों भारत छोड़ो शीर्षक से एक लेख लिखा था। एक प्रश्न आता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे और 15 नवंबर 1930 को लंदन में प्रदर्शन के दौरान ट्रेफल्गर स्क्वायर पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। और देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में 1 जून 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने
सर की उपाधि वापस कर दी थी। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा कैसर ए हिंद मेडल ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया गया था और 20 नवंबर 1921 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। तो ये तिथि थी 20 नवंबर 1921 जब विश्व भारती विश्वविद्यालय का उद्घाटन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। दोस्तों, जॉर्ज पंचम भारत पर यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट थे। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और इस वीडियो यानी वन लाइनर इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन और भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित बाउंड्री कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा दोस्तों भारतीय इतिहास के 1000 प्लस महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं और आप एक ही वीडियो में इन सभी प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।